Question is steps in the controlling process. Usually this question come in 4 to 5 marks. और कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है क्या? क्योंकि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का टारगेटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं, और ये कंपैरिजन तभी होगा जब हमारे पास टारगेट्स होंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि हमने टारगेट फिक्स करने हैं जिसके साथ हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है। अब टारगेट ऐसे फिक्स करने हैं कि वो सिंपल हों, फ्लेक्सिबल हों और इजीली अंडरस्टैंडेबल हों। बेसिकली जो आपके टारगेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। वन इज क्वांटिटेटिव एंड अनदर इज क्वालिटेटिव। कि मतलब एक होते हैं जिनको हम न्यूमरिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक होते हैं जिनको न्यूमरिक फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक द गुडविल, आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं। और जब भी हमने फैक्टर्स स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं, उसको डिटरमिन करने में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। एक तो स्टैंडर्ड्स ऐसी हों जो रीजनेबल हों। अगर मान लो मैंने किसी एम्प्लॉई को कोई ऐसा टारगेट दे दिया जो उसकी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है, वो कभी भी टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होने चाहिए। सेकंड स्टेप क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मींस, जैसे कि आप लोगों को पता है कंट्रोलिंग फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट का मतलब होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको न्यूमरिक फॉर्म में मेजर करते हैं ताकि मैनेजर उसको कंपेयर कर सके। जो बॉस है, जो हमारा सीनियर है, सुपीरियर है, वो उसको कंपेयर कर सके हमारे एक्चुअल टारगेट्स के साथ। अगर तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी टारगेटेड परफॉर्मेंस के कंपैरेटिवली एट पार है या ज़्यादा है, इट मीन्स एम्प्लॉय एफिशिएंट है। अगर उससे कम है तो सचमुच एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आपका आता है वो आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। जब हमने एक बार टारगेट फिक्स कर लिए कि क्या अचीव कर रहे हैं, फिर एक्चुअल में हमने क्या कितना अचीव करा है वो मेजर किया। थर्ड स्टेप होता है कि जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये थर्ड स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस का। और परफॉर्मेंस जो होती है इसको हमें मेजर करना चाहिए उन यूनिट्स में जिन यूनिट्स में हमने अपने टारगेट्स को फिक्स किया है। अगर आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव हैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। अगर आपके स्टैंडर्ड्स क्वालिटेटिव हैं तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी क्वालिटेटिव होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी टारगेटेड परफॉर्मेंस के कंपैरेटिवली कितनी कम है, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। जो हमारी शॉर्टकमिंग्स आई हैं उनके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीजंस बियॉन्ड इट, हम लोगों ने उनको कैसे ओवरकम करना है, उसको बोलते हैं एनालाइजिंग डेविएशंस। तो इस पे दो कैटेगरीज होती हैं, दो तरीके होते हैं अपनी डेविएशंस को फाइंड आउट करने के, एनालिसिस करने के। पहला होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सेकंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है ये ना तो ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ना ही पॉसिबल है कि हम हर एक्टिविटी पे जो है वो चेक रख सकें। इसलिए हमें मेन जो की एरियाज़ हैं उनके ऊपर चेक रखना है। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो छोटी मोटी डेविएशंस हैं वो तो बॉस, आपका जो अल्टीमेट बॉस है, अल्टीमेट सीनियर है, वो अपने लेवल पे हैंडल कर सकता है। अगर बहुत मेजर डेविएशन है ओनली देन इट शुड बी रिपोर्टेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कि जो हमारी डेविएशंस आई हैं उन डेविएशंस को ओवरकम कैसे करना है। सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको टारगेट दिया था, बेटा तुम्हारे 90% मार्क्स आने चाहिए। अगर तुम्हारे 80% आए फर्स्ट टर्म में
तो वो तुम एनालिसिस करेंगे वो कि कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स हैं, उन शॉर्टकमिंग्स को कैसे ओवरकम करना है। क्या तुमने स्टडीज़ को टाइम कम डिवोट किया है, क्या तुमने क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड नहीं किया, क्या रिटर्न प्रैक्टिस कम की है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। हम डिफरेंट फील्ड जो हैं एरियाज़ के ऊपर फोकस करके हम अपनी उन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो, जब हम अपने टारगेट फिक्स करते हैं, ये क्या है, प्लानिंग, और जब हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का टारगेटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करके डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, ये क्या है, कंट्रोलिंग। अब रिलेशन क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, इस रिलेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में इंटरडिपेंडेंट है। देखो, बेसिकली हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस का टारगेट के साथ कंपैरिजन करते हैं। टारगेट फिक्स करना ये किसका काम है, किस फंक्शन का सशक्त काम है, प्लानिंग फंक्शन का। प्लानिंग में हम अपने टारगेट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। तो अगर इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है ये एक इनसेपरेबल ट्विन्स हैं मैनेजमेंट के, इंटर रिलेटेड हैं। क्यों? अगर प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग नहीं होगा, कोई भी पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो सीरियसली काम नहीं करेगा। कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते हैं टारगेट्स के साथ। अगर टारगेट डिटरमिन नहीं होंगे, कंपैरिजन किसके साथ होना है, किसी के साथ नहीं है। उसके बाद प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डिफरेंस क्या है। कंट्रोलिंग होता है बैकवर्ड लुकिंग, जो कर चुके काम का एनालिसिस करना। प्लानिंग होता है फॉरवर्ड लुकिंग, कि इन फ्यूचर हमने क्या करना है, क्या अचीव करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग जो होता है बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसमें हम थिंकिंग है, एनालिसिस है। लेकिन कंट्रोलिंग एक इवैल्यूएटिव प्रोसेस है, इसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, क्या हम अपने टारगेटेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली एट पार हैं कि नहीं है। तो प्लानिंग एक फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन है। इज इट क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक।